नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। भारत में गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है और अप्रैल के अंतिम दिनों में जमीन से लेकर आसमान तक अंगारे उगल रहे हैं। वहीं दुनिया में भीषण गर्मी के मैप पर भारत बिल्कुल लाल रंग में केंद्र बना हुआ है। इस समय स्थिति यह है कि रियल टाइम ग्लोबल तापमान रैंकिंग के अनुसार दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 शहर यानी 95 शहर अकेले भारत में हैं। पूरा देश झुलस रहा है और गर्मी की लिस्ट में अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट तक के देशों को भी भारत पछाड़ चुका है। आखिर देश में ऐसी नौबत क्यों आ गई है? क्या ये स्थिति आपको डरा नहीं रही है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी हमारे देश में है, तो क्या इस विषय पर सरकारों को इमरजेंसी एक्शन नहीं लेना चाहिए? आज नहीं तो आखिर कब इस क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से हम देश को उभारेंगे? क्या सरकार हेल्पलेस है या फिर पर्यावरण को तवज्जो नहीं दी जा रही है? आज चर्चा इन तमाम मुद्दे पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए, शहरीकरण तो पूरी दुनिया में हो रहा है, गांव तो पूरी दुनिया में कम हो रहे हैं, शहर बस रहे हैं। और भारत में ऐसा क्या कारण है कि भारत इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट जोन एरियाज में से एक है? 100 शहर जो टॉप मोस्ट, जहां सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 95 शहर अगर भारत के हैं तो कहीं ना कहीं चूक हमारे देश से हो रही है। कहीं ना कहीं चूक हर एक भारतीय से, हर एक का सरकार के प्रतिनिधि से हो रही है। पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ भारत में हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या वो दुनिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा गर्मी का प्रकोप हमारे देश के अंदर है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे लिए आत्ममंथन का विषय है। और अगर हम नहीं जागे तो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं आगे ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैं पर्टिकुलरली अगर हम पर्यावरण, मौसम की बात करते हैं तो दुनिया को हम कोरिलेट करते हैं, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ भारत की बात होगी। आज भारत की बात इसलिए क्योंकि 100 शहर दुनिया के सबसे गर्म, टॉप मोस्ट, हॉटेस्ट प्लेस 95 शहर भारत के अंदर है, हमारे देश के हैं। ये बहुत चिंताजनक विषय। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े भाग्यश्री सैनी जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सूरज सोनी जी, जो पर्यावरण प्रेमी हैं और पर्यावरण के विषय पर हमें बहुत अच्छी बातें बता सकते हैं। सबसे पहले मैं भाग्यश्री जी आप ही का रुख करूंगी। कहाँ पर चूक भारत से हुई, हमसे हो रही है? सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम ये बोलेंगे कि पेड़ काटे जा रहे हैं, गांव खत्म हो रहे हैं, तो देखिए ये तो दुनिया में बहुत सारे स्थानों पर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक बहुत बड़ी गलती ज़रूर है जो भारत कर रहा है, जिसकी वजह से आज ये स्थिति हुई है। आपको क्या लगता है वो क्या गलती है जो स्पेशली भारत द्वारा की जा रही है? देखिए, अगर हम लोग टेक्निकल तौर पे देखें तो जो अभी की जो स्थिति है उसके बहुत सारे रीज़न बताए जा रहे हैं कि एल नीनो का प्रभाव है, हीट डोम बन चुका है जो मध्य भारत और उत्तर भारत है, और तीसरी जो एक चीज़ होती है कि हम अपने लेवल पे किन चीज़ों को इश्यूज़ हैं या जिन चीज़ों की हमारे पास कमी रह जाती है। तो देखिए, एक तो चीज़ मैं ये बोलती हूँ कि विकास की दौड़ में हमने कुदरत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। बांदा से लेके बाड़मेर तप रहा है, लेकिन हर व्यक्ति, प्रशासन का हर व्यक्ति हो या आम नागरिक हो, वो ये पूछता है एक पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा। हमने सबसे पहले तो आर्थिक तौर पे जो लाभ होता है उसको हमने महत्व दिया है। सेकेंड थिंग, अगर आप देखेंगे, अगर आप गवर्नमेंट की कोई स्कीम देखेंगे या आम आदमी को देखेंगे, वृक्षारोपण एक इवेंट हो गया है, ना कि एक जिम्मेदारी हो गई है। थर्ड चीज़ अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ऑनरशिप जो है वो आपको कहीं नहीं दिखेगी। लोग अगर पेड़ लगा भी रहे तो उनको लगता है वो चाहे प्रशासन हो या लोग हो, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ पेड़ लगाने तक है। पेड़ लगाने के बाद में वो पेड़ जल गए हैं, वो पेड़ बचे हैं या कितने पेड़ सर्वाइव कर पाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं बचती नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं। हमने शहरीकरण की दौर में हम इतने पागल हो गए हैं कि सड़कों को चौड़ा करने के चक्कर में हमने पेड़ों को उड़ा दिया है, वो चीज़ हम लोग देखते ही नहीं है। अगर आप जयपुर की स्थिति देखेंगे तो कुछ एरिया ऐसा होगा, अगर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, कि चारों तरफ कोई पेड़ आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझ ही नहीं रहे। बहुत सारे रीज़न है यहाँ पे जिसका ये कारण है कि हमने
लंबे समय से अब एक ऐसा आवरण बना दिया है कि कार्यकर्ता के तौर पे अगर मैं राजस्थान के किसी गांव में जाती हूँ तो आप देखेंगे दूर दराज के क्षेत्र में तपती रेत में महिला मटका लेके पानी लेने जा रही है। स्कूल के जो टिन है वहाँ पे बच्चे सुलग रहे हैं और फिर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं, हम लोग एक बेहतर फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आम नागरिक है उसको ये लगता है कि वृक्षारोपण जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, वो तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, इवन वृक्षारोपण भी, ये सारी चीज़ें जो है उनका मिला जुला रूप ही है कि आज हम लोग इस परिस्थिति को, इस स्थिति को एक आम नागरिक हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, वो भुगत रहा है। बिल्कुल। और इस साल देखिए एक बात जो सबके जहन में आई, मैं वो खबर ज़रूर यहाँ हाईलाइट करूँगी, जब सर्दी के मौसम में केदारनाथ का जिक्र हुआ कि केदारनाथ में नवंबर का महीना आ गया और सितंबर का महीना आ गया, बर्फबारी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस साल वो बर्फबारी भी डिलेड थी, लेट थी। कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लगातार क्लाइमेट चेंज जो है। सूरज जी आप बताइए सर कि कतर को, मिडिल ईस्ट के कई देशों को हमने पीछे छोड़ दिया, अफ्रीका भी कंपैरेटिवली काफ़ी गर्म देश हुआ करता था, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत गर्म हुआ करता था, हमने उसे पीछे छोड़ दिया और आज भारत के 95 शहर, टॉप मोस्ट 100 हॉट सिटीज़ में 95 शहर भारत के हैं। ये कहाँ चूक हो गई सर सिर्फ भारत से? मतलब पूरी दुनिया यहाँ अलग नजर आ रही है और भारत जो है वो बिल्कुल अलग, सबसे बड़ा कल्प्रिट पर्यावरण के मामले में नजर आ रहा है। सूरज जी देखिए नंदिनी जी देखिए इसके दो तीन बहुत बड़े कारण है। उन कारणों में तो सबसे बड़ा कारण अभी चल रहा है वो तो ये जो जलवायु परिवर्तन का विषय चल रहा है, जिसको बार बार और 84 देशों के लोग इसमें लगातार रात दिन काम कर रहे थे, वो हमारे सामने आता ही जा रहा है। और उसके अंदर दुर्भाग्य से ये विडंबनापूर्ण है कि हमारे भारत के अधिक शहर इस बार जो है इस हीट वेव की चपेट में आ गए। और मैं तो इसको हीट वेव कहूंगा ही नहीं, मैं तो इसको हीट डोम कहूंगा, क्योंकि अभी ये देखिए कि जो हिमालय हमारा रक्षक माना जाता है और उसी के कारण हमारे यहाँ पे वर्षा होती है, हमारी प्राकृतिक विरासत है, हमारी नदियां निकलती है, हमारे जल भरण की क्षमताएं जो है वो डेवलप होती है। तो उसके साथ ही कब की बार जो है वो ये उच्च स्तर जो होता है, एयर प्रेशर होता है हवा का, वो इस तरीके से फंस गया पहाड़ों के बीच में जाकर के हिमालय और पूरा मरुस्थल के बीच में कि एक हीट डोम बन चुका है 8 मीटर का। और उसके चलते हुए मैं समझता हूं कि पिछले 2-3 दिनों से पूरा उत्तर भारत तप रहा है। और न सिर्फ तप रहा है बल्कि हवा के अंदर भी गर्मी है, साथ साथ में धूप तो चिलचिला ही रही है। और इसमें जो पेड़ पौधे लगाए हुए, हम तो खुद वृक्षारोपण से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारे सैकड़ों हजारों हमारे खुद के लगाए हुए पेड़ है वो हमारी आंखों के सामने पानी लगाते लगाते ही जो है वो सूखते हुए जा रहे हैं, पत्ते सूख रहे हैं उनके। तो ये एक बहुत बड़ा कारण जो जलवायु परिवर्तन है, मैं समझता हूँ कि ये इस मौसम को कहते हैं कि करेले पे करेला और नीम चढ़ा, तो इतना कड़वाहट हो गई है। तो ऐसे ही जो जलवायु परिवर्तन है ये हमारे लिए बहुत बड़ा हानिकारक पॉइंट बढ़ता जा रहा है। दूसरा जो बात अभी हमारी बहन ने कही है कि ठीक है कि जलवायु परिवर्तन है, विश्व के सामने बड़ी समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग तो चली रही है और उसके चलते हुए न सिर्फ पहाड़ों का बल्कि समुद्र का भी जो तापमान है वो 1 डिग्री बढ़ चुका है। और उस बढ़ते हुए तापमान के कारण जो जलीय जीव जंतु है उनके सामने भी जीवन का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन साथ में जो हमारे प्रयास है, हमारे भारत की जो आबादी है 150 करोड़ लोगों की आबादी है, उस 150 करोड़ लोगों के अंदर जब तक ये सिविक सेंस नहीं आ जाएगा कि हमको जीना है, मानवता को सुरक्षित रखना है, ये तभी संभव है जब हम इस पर्यावरण को, इसका जो आवरण है इसको समझ पाएंगे और इसको पुष्ट करेंगे। पुष्ट नहीं कर पाएंगे तो इसको उपचय नहीं करें, इसको नष्ट ना करें। इस हरियाली को अगर हम लगा नहीं सकते हैं तो नष्ट करने का जो काम है वो हम ना करें। हम खुद सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारे जंगलों को काटो, हमारे गांव के अंदर 20 मीटर रोड सड़क लेकर के आओ, हमारे जो हरियाली हरी भरी युक्त जो पहाड़ है उसमें खाने लोड कर दो ताकि हम धरती माता का सीना चीर सकें। और ऐसा अगर नहीं होता, मैं सीधा सीधा ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये संभव नहीं होता तो वे कौन लोग हैं जो गांव के बीच में जो पहाड़ पड़ते हैं उन पहाड़ों में आकर के और पहाड़ों का सीना छलनी कर रहे हैं, धरती माँ को रात दिन खोदे जा रहे हैं, संभव ही नहीं होता। सूरज जी मुझे तो मैं आज मुझे लगता है कि हाई टाइम है देश के लिए। मैं पूरी दुनिया की आज हम बात नहीं करेंगे, हम देश की बात करेंगे और देश के लिए हाई टाइम है। अभिमन्यु पाठक जी भी पर्यावरण प्रेमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु जी ये बताइए कि अगर आज भी हम नहीं चेते तो क्या भविष्य आपको मुख्य तौर पर भारत का पर्यावरण के विषय में नजर आता है? जी मैं तो इस चीज से स्टार्ट करूंगा कि और काटो पेड़, और अरावली काटी है,
और आप कितने ग्रीन कवर्स हमने नष्ट कर दिए हैं, कितने ही पिछले कई सालों में हमने, पिछले ज्यादा दूर जाने की भी नहीं जरूरत है, पिछले 3 के 4 सालों के अंदर अर्बनाइजेशन के नाम पर इतने ज्यादा जंगल के जंगल काटे गए हैं रिसोर्सेज के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर। लेकिन जब हम तब बात कर रहे थे कि इसकी वजह से क्या रेपरकशंस होंगे और इसकी वजह से क्या हमारे ऊपर नुकसान आएगा, तब किसी ने हमारी नहीं सुनी। आज जब हीट डोम आ गया है, आज जब गर्मी हो चुकी है, आज जब लोग मर रहे हैं, 95 शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में से 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 हमारे हैं, तब हमें अब ये चीज हाईलाइट क्यों हो रही है? जब हम शुरू से ही ये चीज बोलते आ रहे थे और जब हम एविडेंस लेकर, साइंटिफिक प्रूफ्स लेकर हम आपको बता रहे थे कि तब कि ऐसा मत कीजिए, ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। पिछले ही साल डोलकाबाड़ का यहाँ पर जयपुर में हमारा इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। हम कितने टाइम तक वहां पर खड़े रहे थे और वहां पर इस चीज के ऊपर हमने प्रोटेस्ट किया था कि उसको बचाया जाए प्लीज। लेकिन ना अरावली बचा, ना डोलकाबाड़ के ऊपर उन्होंने कोई एक्शन लिया गया। स्टे लगाया गया, लेकिन अभी भी जो माइनिंग हो रही है और जो वहां पर इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, वो उसके ऊपर अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अब सोल्यूशन पर आ जाती हूँ। देखिए, जो पर्यावरण विदों ने आवाजें उठाई समय समय पर पेड़ कटने को लेकर, और हर कोई जानता है कि देश में जब जब पेड़ कटते हैं तो पर्यावरण प्रेमी आगे आते हैं, और आप लोग जो आज पैनल में बैठे हैं, आप लोग उनमें से एक हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप बताइए, जो लोग आपको सुन रहे हैं, क्या सोल्यूशन है? आज की स्थिति जब हीट डोम बन चुका है, जब हम पूरी दुनिया में सबसे गर्म देश हो चुके हैं, टॉप मोस्ट 95 शहर हमारे देश के शहर हैं हॉटेस्ट सिटीज में, अब क्या करना चाहिए? और अगर अभी भी हम नहीं रुके तो और ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि हमें हर चीज को एक सिस्टमैटिक वे में टैकल करना पड़ेगा। अब देखिए, हमारा ऐसा देश है जिसकी ज्यादातर जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर बेस्ड पॉपुलेशन है। वर्कफोर्स जो है हमारी, वो फैक्ट्रीज में काम करती है या खेतों में काम करती है, या कई तो हमारे ईंट के भट्टों पे भी काम कर रहे हैं। अब एक ऐसा नियम बनना चाहिए मेरे हिसाब से, जो हमारे सबसे ज्यादा दिन का, जिसमें धूप सबसे ज्यादा होती है, जिसमें गर्मी सबसे ज्यादा होती है, मेरे मानना है 11 बजे से लेके 4 बजे तक का जो हमारा टाइम है, उस टाइम पीरियड को अगर हम कर्व कर सके, जिस तरह से उसको उस टाइम पर गर्म इलाकों में काम करने से अगर मनाही हो सके, तो एक जो लोग हैं उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम उनके बेटरमेंट का सोच के हम ऐसे नियम्स तो हम लागू कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं का जो लोग दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? तो वहां पर अब ये बात आ जाती है कि जो उनके वर्कर्स हैं, वो वर्कर्स को ऐसा टॉगल किया जाए, ऐसा चेंज किया जाए कि कम से कम लोगों की जान ना जाए। इस इमरजेंसी सिचुएशन में बीते कुछ सालों में इस हीट वेव की वजह से जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है, और ये मृत्यु दर इस मौसम में, तो जब अप्रैल में हम 44 डिग्री पार कर चुके हैं, तो आने वाला समय और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे लोग जो मजबूरी में दिन के समय में मजदूरी करने को मजबूर हैं, कम से कम उनके लिए एक फेवर होना चाहिए कि उनकी टाइमिंग्स, वर्किंग आवर्स इस तरीके से निर्धारित हो, कुछ बदलाव हो कि उनकी जान खतरे में ना आए। भाग्यश्री जी, ये पॉइंट, ये जो सुझाव है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जब जब किसी देश के ऊपर कोई विपदा आती है तो वो देश एकजुट होकर लड़ता है, और भारत में 150 करोड़ लोग रहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर पेड़, अगर वृक्ष ही, हरियाली ही हर बात का समाधान है, बारिश का, गर्मी का, आपकी ऑक्सीजन का, हर चीज का सल्यूशन ही वृक्ष है। और अगर इस देश के अगर 50 करोड़ लोग भी इस बात को आज की तारीख में रियलाइज कर लें और एक पेड़ लगाकर उसकी सेवा कर ले, सेवा के नाम पर आपको सिर्फ पानी देना है, उस पेड़ को कुछ नहीं देना है, डेली थोड़ा सा पानी देना है। अपने इर्द गिर्द आप कहीं पर भी ऐसा कोई अभियान देश के अंदर आना चाहिए आज, अगर देश को बचाना है तो। नहीं तो आने वाला समय तो बहुत खतरनाक है, पता नहीं कितनी जानें चली जाएं इस मौसम में। तो देखिए नंदिनी जी, ये जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, ये सिर्फ गर्मी का मौसम या हीट डोम नहीं है, ये प्रकृति की तरफ से चेतावनी है कि अगर सिचुएशन यही चली तो हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या देखें? तपता अर्थ देंगे कि सुखद ठंडा आंचल देंगे। ना पानी बचेगा, ना पेड़ बच रहे हैं, और ना सर्वाइवल का कोई वो बच रहा है। ये जो सिचुएशन है, इसके कारण बहुत सारी चीजें क्रिएट होती हैं, वेदर वो स्वास्थ्य के लेवल पे देखें, कुपोषण के लेवल पे देखें, ग्रामीण क्षेत्र में पानी के लेवल पे देखें, सूखने के लेवल के देखें, जीव जंतु
जंतुओं की बात करें, बहुत सारी चीजें। पेड़ नहीं होंगे, बिल्कुल Exactly. साइकिल है, पेड़ नहीं होंगे, बरसात कम होगी, हाँ। बरसात कम होगी, पानी खत्म होगा, पानी नहीं होगा तो अनाज कहाँ से उगेगा। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल। दो चीजें बोलना चाहती हूँ। देखिए, प्रकृति को अगर हमें बहुत बेहतर करना है तो कुछ चीजों को बढ़ाना होता है और कुछ चीजों को कम करना होता है। वृक्षारोपण जो है वो बढ़ाने वाली चीज है कि वो चीजों को, प्रकृति को बैलेंस करता है। तो यहाँ पे मैं मानती हूँ कि दो ही लोगों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो आम नागरिक और एक सरकार। आम नागरिक पेड़ लगाना अपनी जिम्मेदारी समझे, वो ये ना समझे कि मैं प्रकृति पे कोई एहसान कर रहा हूं, और बिल्कुल उसकी सुरक्षा का दायित्व ले। ये नहीं कि हमने लगा दिया एवरीथिंग इज डन, और ये जो मानसिकता है ना कि मेरे एक पेड़ लगाने से क्या होगा, इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। भाग्यश्री जी, एक बात यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी, ये जो अभिमन्यु पाठक जी ने बोली कि आप डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों को, पर्यावरण को खत्म कर रहे हैं, और इसमें सरकार पर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े हो रहे हैं, और पर्यावरण विदों की सुनी ही नहीं जाती। जब लोग चिल्लाते हैं तब कोई सुनता नहीं है, और बाद में जाकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। और ये बात भी सच है कि अगर हमें पर्यावरण को संवारना हो, उसे कंजर्व करना हो और डेवलपमेंट भी करना हो, तो ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें साथ में चल सके। क्या ये दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती? क्या सबसे बड़ा विषय ये है? वेरी ट्रू, बिल्कुल चल सकते हैं। गवर्नमेंट को पर्यावरण को कम से कम अब तो टॉप प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। आप ढुलमुल नीति की तरह नहीं चल सकते हैं कि एक तरफ आप विकास की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप पर्यावरण को बिल्कुल डिग्रेड कर रहे हैं। एक तरफ आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आम इंसान के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उसी चीज को खराब कर रहे हैं। एंड मैं आपको बता दूं, अगर पर्यावरण इसी तरह खराब हो रहा है तो सरकार को लग रहा है वो विकास करे, नहीं, इस पर्यावरण के खराब होने के कारण जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो भी सरकार को ही भुगतने। लाखों करोड़ों रुपए हेल्थ में, लाखों करोड़ों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो गवर्नमेंट को ये बात बिल्कुल समझनी होगी कि जितना इट्स अ हाई हेल्दी टाइम। देश रहेगा उतना कम इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हेल्थ में खर्च करना पड़ेगा। तो हेल्दी देश ही सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में परिवर्तित हो सकते हैं। जब लोग ही बीमार रहेंगे, जब लोग ही परेशान रहेंगे, तो ऐसे में आप कहां से उनसे खुशी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सूरज सोनी जी, सिर्फ एक्सप्रेस, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगी एक्सप्रेस वे बनाना या कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं होना चाहिए, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर जरूरी है, लेकिन क्या हम अन्य जो कई सारे देश हैं, जापान जैसे कई एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं जो अपने पर्यावरण का संरक्षण भी करते हैं और डेवलपमेंट भी करते हैं, ऐसे देशों से क्या हम सीख नहीं ले सकते? कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं पर्यावरण को लगातार, क्योंकि पर्यावरण, पेड़ कुछ कहते नहीं है, वो अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं करते, इसीलिए उनके साथ ये हुआ और आज हम उसका परिणाम भुगत रहे हैं। निश्चित तौर पे परिणाम भुगत रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि हम जापान से सीखे। हम जापान से क्यों सीखे? हमारी तो कल्चर में, हमारी संस्कृति में 5000 वर्षों से है प्रकृति, पेड़, पहाड़, नदियां, वन्य जीव, जीव जंतु सबको पूजा जाता है, और ये हमारी मान्यता है कि हमारा सहजीवन का अस्तित्व है। प्रकृति के बिना जो है मनुष्य के अस्तित्व है, मानवता का, हम सोच भी नहीं सकते हैं। और उसका कारण है, आप देखिए हमारे जितने देवताओं की हम जो परिकल्पना देकर के बैठते हैं, उन सब के वाहन कौन है? जीव जंतु है, पेड़, प्रकृति, पहाड़। इनको राजस्थान में तो विशेष तौर से पूजा जाता है। लेकिन हमने क्या किया कि धीरे धीरे हम शहरीकरण की ओर बढ़े हैं, आधुनिकता की आड़ में हमने इस हमारी संस्कृति को, कल्चर को छोड़ा है। और जैसे भी बहन ने कहा कि हम एक इवेंट के रूप में पेड़ पौधा लगाया और फोटो खींचाई, अपनी तस्वीर कर ली, ऐसा नहीं होगा। पेड़ को बच्चे की तरह लगाया जाता है, उसको पाला भी जाता है, उसका पालन करेंगे। सर ये कर कौन रहा है? सूरज जी, ये पेड़ काट कौन रहा है? डेवलपमेंट के नाम पर ये जो जंगल है, ये कौन काट रहा है? ये सब किसके हाथ में है? ये किसी आम आदमी के हाथ में तो है नहीं, ये तो शासन प्रशासन के लोग कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें या हाईवेज बनाए जा रहे हैं। अब वो सरकार ये कहती है कि ये नहीं बनेंगे तो लोगों को दिक्कत होगी, हाईवे बनना भी जरूरी है, पेड़ लेकिन उनका संरक्षण ज्यादा जरूरी है। तो ये बड़े असमंजस की स्थिति है। मैं तो आपसे ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जिनका डेवलपमेंट भी हाई लेवल देखने को मिला और पर्यावरण का संरक्षण भी वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये भारत को अपनाना बहुत जरूरी है। ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये साथ में नहीं चल सकते? ये अभी देखिए, अभी तो जरूरी है, शहरीकरण भी कहीं जरूरी है, लेकिन सतत विकास की जो प्रक्रिया है, मैं तो ये कह रहा हूँ उसी का पालन कर लिया जाए तो विकास भी होगा। साथ साथ में जो समाज है, आप देखिए सरकार कुछ भी नहीं होती है, समाज एक बहुत बड़ा वृहद स्वरूप है और सरकार उसका एक छोटा सा हिस्सा, एक पार्ट होती है। लेकिन समाज के अंदर आप ये देखिए कि इनकी डिमांड कौन कर रहा है। आज जो है उत्तराखंड के अंदर, बीच के अंदर बहुत सारे पहाड़ों को काट काट के सड़कें बनी, तो उनकी डिमांड किसने की है? लोग आगे आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे हाईवेज बनाइए, हमारे यहाँ पे हाइड्रोलिक प्लांट लगाइए। अभी सोलर के जो चल रहा है राजस्थान में जगह जगह, आप देखिए रोड लगी हुई है, हजारों की संख्या में फोरम लगे हुए कि हमारे खेतों में आओ, पेड़ काटो और सोलर लगाओ।
तो ये एक चीज। दूसरा, आप देखिए अभी इन्होंने कहा पाठक साहब ने कि कृषि आधारित देश है, बहुत जरूरी है, लेकिन आज देखिए कहते क्या हुई, अभी जो चल रहा है ये हीट वेव चल रही है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है, उन कारणों के अंदर एक बड़ा कारण है कि धरती का तापमान बढ़ा है, उसके चलते हुए 5 मीटर नीचे और 8 मीटर ऊपर पूरा एक जो है हीट डोम बना हुआ है। और उसमें सबसे बड़ा कारण है कि आज हम खेती के लिए जो हमारे पारंपरिक जो खाद्य थी उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, हम ऐसी जहरीली दवाइयां डाल रहे हैं कि उससे धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। और उस बढ़ते हुए तापमान के कारण आप देखिए हवा भी गर्म आती है और जब धूप होती अक्सर है कारण तो हम बहुत सारे हैं। मैं तो समाधान जो है वो निकलना चाहिए। आप अभिमन्यु पाठक जी, आप कुछ इस विषय पर कहना चाह रहे थे कि क्या डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन साथ में नहीं चल सकते, इस विषय पर आप कोई राय रखना चाह रहे हैं, बोलिए। जी, मैं ये बस कहना चाह रहा था कि सूरज जी जैसे बोल रहे थे कि हम हमारी संस्कृति इतनी रिच है, इतनी डाइवर्स है, और उसमें हमारे देवी देवताएं हैं जिनके वाहन पशु पक्षी रहे हैं। आज हम अगर देखें तो इंसान से कहीं ज्यादा पशु पक्षियों की हालत और भी बुरी जा रही है। इनफैक्ट जैसे हम अपने कितने वर्किंग एनिमल्स को हम इतना बुरी तरह से सलूक करते हैं, जबकि कितने ही ऐसे परिवार हैं इस देश के अंदर जो उन पशुओं पे डिपेंडेंट हैं। हमारी गाय, जो डेयरी में गाय है, उससे लेकर जो घोड़ा जिससे सामान लादा जाता है, उन दोनों के ही ऊपर इतनी अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि जो घोड़ों के ऊपर इनफैक्ट हमारे तो रूल्स भी निकले होते हैं कि जब गर्मी का तापमान 37 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो 12 से 4 के बीच में घोड़े को काम करना वर्जित होता है। लेकिन फिर भी ये रूल सिर्फ एक बुक में लिखा रह जाता है और कभी इसके ऊपर एक्ट नहीं किया जाता है। मैं ये बताइए, जानवर के लिए नियम है तो इंसानों के लिए भी ऐसे ही नियम है? या तो इंसान और जानवर क्या, हर कोई 12 से 4 क्या, दिन रात लगा हुआ है, दिन गर्म रात गर्म, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर्स का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग, कोई भी रीजन दे दीजिए, लेकिन अल्टीमेट सत्य ये है कि आपकी और हमारी जान को खतरा है। और अगर आपको और हमें अपनी आपकी अटेंशन में एक छोटे सी चीज के ऊपर और लाना चाहता हूँ। पिछले साल और उससे पिछले साल, इनफैक्ट पिछले 3 साल में मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 साल से अप्रैल से जून के बीच में पूरे हिमाचल के जो ग्रीन कवर है उसमें आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं, सिर्फ इस चक्कर में क्योंकि वहां पर एक प्रॉपर हीट वेव मैनेजमेंट नहीं है। वहां पर प्रॉपर जो भी कई पर्यटक आते हैं और वो बिल्कुल ये विषय भी बहुत बड़ा है, जंगलों में आग का। ये लगातार इन दिनों में पेड़ों के जलने की और जंगलों के जलने की खबरें इस मौसम में भी राजस्थान से भी आ रही हैं, कई जगहों से आ रही हैं। ये कोई आम विषय नहीं है, इसे तवज्जो नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि अल्टीमेट ट्रुथ, भाग्यश्री जी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, सिर्फ पेड़ लगाना, अभियान चलाना और एक पौधा लगा दिया और बस रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। वो पौधा आप पानी नहीं देंगे तो 2 दिन में सूख भी जाएगा, ये भी लोगों को समझना पड़ेगा। 95% हॉटेस्ट सिटीज भारत के अंदर हैं और आने वाला साल, 2 साल, 3 साल यही स्थिति रही। डेवलपमेंट के नाम पर जंगल कटते रहे, अरावली की पहाड़ियों को आप काटते रहे, अवैध खनन को आप नहीं रोक पाए, सरकार नहीं ध्यान देगी, तो मुझे लगता है कि बस फिर उसके बाद क्या डरावनी स्थिति का मैं जिक्र करूं, लोगों का बनेगा क्या, स्पेशली गरीब वर्ग का, मजदूरी करने वालों का। जो लोग एसी के अंदर बैठे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूं, लेकिन जो दिन के समय में 45 डिग्री 50 डिग्री में काम करने वाला मजदूर है, उसके बारे में सोच कर भी रूह कांप जाती है। सोचकर भाग्यश्री जी कि क्या वो इंसान पर डे की दिहाड़ी पर काम कर रहा है कि उसके घर में रोटी पहुंच जाए, लेकिन उसकी जान की कीमत पर ये गर्मी उसकी जान ले सकती है। देखिए, मैं यहाँ पे फाइनली एक ही बात कहूँगी कि इस सिचुएशन में हमारे देश को, प्रदेश को पहुँचाने में हर उस व्यक्ति का ध्यान रहा है, चाहे वो कोई लॉयर हो, चाहे वो सीईओ, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो। तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए सभी का प्रयास बहुत ज़रूरी है। उन लोगों ने अपना रोल ख़त्म कर दिया, कभी गूंगा रह के, कभी ना बोल के, कभी चुप्पी रह के, कभी विद्रोह ना करके। तो हम सभी लोगों को मिलके इस चीज़ को बिल्कुल ठीक करना होगा, नहीं तो ये सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज,
एक एसी जब हम लगाते हैं तो एक कमरा ठंडा होता है, पर आपको हमें समझना होगा कि एक पेड़ जब हम लगाते हैं ना तो आसपास का पूरा वातावरण ठंडा होता है। तो इस चीज को लेके सबको अवेयर होना पड़ेगा जी। कि आने वाला समय कितना वर्स्ट हो सकता है पर्यावरण के को लेकर। जी चलिए, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण राय इस विषय पर रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो सुन रहे हैं उनसे बस इतना ही कहेंगे कि अगर देश को, दुनिया को, अपने आप को, अपने बच्चों को बचाना है तो सिर्फ पेड़ लगा लिया, अभियान चला लिया, ऐसा नहीं। बिल्कुल अपने घर के सदस्य की तरह आप उस पर्यावरण की, आप उस पेड़ की, उस वृक्ष की रक्षा कीजिए। पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, लेकिन उनका कंजर्वेशन, उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा को भी आप तवज्जो दीजिए। और सरकारों से भी यही कहेंगे कि डेवलपमेंट, एक्सप्रेसवे बनाइए, बिल्डिंग्स बनाइए, लेकिन जंगलों की कॉस्ट पर आप रोक दीजिए, क्योंकि इंसान की जान जा रही है। इसी के साथ खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।